नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा आपके सामने प्रस्तुत हूँ हमारे मॉड्यूल किशोरों में जीवन कौशल और संपूर्ण स्वास्थ्य के चौथे भाग को लेकर। और इस चौथे भाग में हमारा जो बिंदु रहेगा वो है किशोरों में चोट और हिंसा संबंधी जानकारी व रोकथाम। तो बच्चों, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। चलिए देखते हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं आत्म पहचान और पसंद की। अब ये जो आत्म पहचान और पसंद है उसे समझने के लिए आपको इन कथनों को देखना है। कुछ वाक्य या कुछ कथन यहाँ दिए हैं। 1 कप चाय बना लो, तुम्हें रसोई में जाने की क्या ज़रूरत है, आओ अपने पापा और अंकल के साथ बैठो। तीसरा है, ये कपड़े जल्दी से धो दो, मैं तुम्हारे लिए खिलौना ट्रक लाया हूँ। 5वां कथन है, रसोई में अपनी माँ की मदद करो। उसके बाद है, तुम अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाओगे, तुम घर का काम सीखकर क्या करोगे, तुम झाड़ू से क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त तो बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं और ये गुड़िया तुम्हारे लिए है। तो बच्चों, यहाँ जब आप इन कथनों को देख रहे हैं तो कुछ पता चल रहा है कि इनमें से कौन से कथन सामान्यतः किससे कहे जाएंगे, एक लड़के से या एक लड़की से। तो जैसे ये कथन है, ये गुड़िया तुम्हारे लिए है, तो गुड़िया किसको खेलने के लिए दी जाएगी, एक लड़की को। अगर कथन ये है कि तुम अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाओगे, तो ये किसे कहा जाएगा, एक लड़के को। तो ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे समाज में इस तरीके का वर्गीकरण है कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि खेलने या किसी को हम कहें कि पढ़ने लिखने से संबंधित या अपने खानदान का नाम ऊंचा करने से संबंधित है, वो तो लड़कों के लिए है। और घर परिवार का कार्य हो गया या घरेलू जितने भी काम हो गए, उसके अलावा गुड़ियाओं से खेलना, ये सारे कार्य लड़कियों के लिए माने जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हमें अब इससे बाहर निकलना है। ये हमारे समाज में व्याप्त एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है। तो आपको समझना है कि वास्तव में ये कार्य कैसे निर्धारित किए जाने चाहिए। तो हर व्यक्ति की अपनी आत्म पहचान और पसंद होती है। यदि एक लड़का खाना बनाना में सहज महसूस करता है, उसे पसंद है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि एक लड़की जो है वो साइकिल चलाना चाहती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। उसकी बजाय हम बात करें कि कोई भी पुरुष या स्त्री दोनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो अब यहाँ इस तरीके की स्थिति अक्सर बन जाती है लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ कि मैं अलग कैसे हूँ, क्योंकि लड़कियों से या महिलाओं से आशा की जाती है कि वो घर पर रहेंगी, घर के सारे काम करेंगी, या बच्चियाँ गुड़ियों से खेलेंगी, माँ हमेशा घर पर ही रहेगी। और लड़कों से आशा की जाती है कि वो मजबूत होंगे, मर्दाना होंगे, खिलौना ट्रक से खेलेंगे, बहुत पढ़ाई लिखाई करके नाम ऊंचा करेंगे और ऑफिस में जाकर काम करेंगे। तो अक्सर आपके मन में भी ऐसा सवाल उठता होगा कि ये इतना अंतर क्यों, लिंग पे आधारित इतना भेदभाव क्यों। तो ये भेदभाव गलत है और इस बात को हम समझ सकते हैं इन मिथकों के द्वारा कि हमारे समाज में कई मिथक व्याप्त हैं और उनसे संबंधित तथ्य भी हम साथ में ही देखने वाले हैं। तो पहला मिथक है कि लड़कों में लड़कियों की तुलना में जन्म से ही गणित और विज्ञान की अधिक योग्यताएं होती हैं। एक बहुत बड़ा मिथक है, जबकि तथ्य क्या है कि लड़के और लड़कियां बिल्कुल एक समान योग्यता के साथ जन्म लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शकुंतला देवी, जिन्होंने कि गणित संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रिकॉर्ड समय में ही हल कर दिया है। बहुत कम समय में, आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्षणों में ही ये कठिन से कठिन गणितीय समस्याओं को हल कर लेती है और पूरे संसार में इनका नाम माना जाता है। तो वास्तव में यदि लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाए तो वो गणित के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। अगला कथन है या मिथक है, घरेलू दायित्व महिला के कार्य होते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा हमारे समाज में स्वीकारा जाता है, पूरी तरीके से व्याप्त है कि नहीं, घर का कार्य तो महिला ही करेगी। भले ही महिला बाहर जा रही हो, कोई जॉब कर रही हो, कोई अपना बिजनेस कर रही हो, लेकिन फिर भी घर का कार्य तो महिला की ही जिम्मेदारी है। बच्चों, ये भी बहुत बड़ा मिथक है और बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान रखना है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही मिलजुल कर, बांट कर घर के कार्य को कर सकते हैं।
जैसे महिलाएं बाहर जाकर के आय का अर्जन कर सकती हैं, उसी प्रकार पुरुष भी बाहर जाते हुए आय का अर्जन करते हुए साथ में घर के कार्यों में भी हाथ बटा सकते हैं या मदद कर सकते हैं। और ये दोनों की जिम्मेदारी है, एक घर को साफ सुथरा रखना या उसकी साज सज्जा का ख्याल रखना, ये महिला और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी होती है। तीसरा जो मिथक है वो ये है कि लड़के अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते हैं। अब ये बहुत आसानी से हमें परिवारों में देखने को मिल जाता है कि यदि भाई बहन में कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया, तो कहा जाता है कि नहीं नहीं इसको तो गुस्सा आएगा, लड़कों को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। क्यों है? क्योंकि तथ्य ये है कि वास्तव में ये ऐसा नहीं होता है कि नहीं लड़कों को गुस्सा ज़्यादा ही आता है। होता क्या है कि जो अनियंत्रित गुस्सा है, जो कंट्रोल ही ना हो ऐसा गुस्सा है, वो अक्सर व्यक्ति की उस असमर्थता को प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत वो अपनी भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता या सही तरीके से अभिव्यक्ति अपनी नहीं कर पाता है। और अक्सर हमारे परिवारों में, हमारे समाज में लड़कों के साथ ऐसा होता है कि उनसे हमेशा कहा जाता है आप तो मजबूत हो, आप तो मर्दाना हो, और रोने की बात तो हो ही नहीं सकती है, उदास होने की बात हो ही नहीं सकती है, आप तो दूसरों पर अपना प्रभुत्व ही जमा सकते हो। और इस कारण से ही बच्चे अक्सर ऐसे हो जाते हैं और ये हमारे समाज में व्याप्त ऐसी अवधारणा है जिसे दूर करने का जिम्मा आप ही लोगों का है। उसके बाद अगला मिथक है लड़के लड़कियों से मजबूत होते हैं, यानी शारीरिक मजबूती लड़कों में अधिक होती है। तो बच्चों ये भी बहुत बड़ा मिथक है और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन है और कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टिंग चैंपियन है। इन दोनों महिलाओं ने और इन जैसी अनेकों महिलाओं ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि शारीरिक मजबूती के संदर्भ में या इस क्षमता के संदर्भ में वास्तव में महिलाएं या लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि वास्तव में समानता जो है वो घर में और बाहर आपका अधिकार है। एक छोटी सी स्टोरी हम देखते हैं। ये सीमा है, ये बबलू है, ये इनके मम्मी पापा हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सीमा और बबलू के पापा उनको खाना खिला रहे हैं, सीमा और बबलू की मम्मी आराम कर रही हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति है कि सीमा और बबलू की मम्मी जो हैं वो काफ़ी थकी हुई हैं, परेशान हैं, तो वो आराम कर रही हैं, जबकि खाना खिलाने का कार्य, बच्चों का ध्यान रखने का कार्य उनके पापा कर रहे हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें ये आशा रखनी चाहिए कि हाँ वास्तव में ये एक ऐसी स्थिति है जो कि अपेक्षित है हमारे समाज में, ये और अधिक बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि माता और पिता दोनों की ही समान जिम्मेदारी है बच्चों को ध्यान रखने की। इसके अलावा हमें यदि हम लिंग के आधार पर बात करें तो लड़के और लड़की दोनों को ही आहार का समान अधिकार है। खासकर किशोरावस्था की जो आयु है उस दौरान आपके वृद्धि और विकास के लिए संपूर्ण पोषण दोनों लिंग के बालकों को चाहिए होता है। तो इस बारे में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। उसके बाद है किशोरों में हिंसा के संभावित रूप। आपको जानना होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हिंसा संभव है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे जो संबंध हैं उनमें अच्छे संबंध हम किसको कहें या खुशियाँ देने वाले संबंध किनको कहें। तो ऐसे संबंध जो हमें स्वीकार करते हैं, जो हमारी इच्छाओं को समझते हैं, जो हमारी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और किसी भी चीज़ के लिए हमारी सहमति की इज्जत करते हैं या इजाज़त मांगते हैं। तो यहाँ एक स्थिति दी हुई है कि एक अंकल हैं, आपको सोचना है, कल्पना करनी है कि एक दूर के चाचा या अंकल हैं, वो आए हैं आपके घर और वो गले लगाने के लिए आपके पास आगे बढ़ रहे हैं। तो दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि एक परिस्थिति ये कि वो सहमति लेते हैं और दूसरी परिस्थिति ये कि वो सहमति नहीं लेते हैं। यदि वो सहमति नहीं लेते हैं तो आपको असहज महसूस होता है, ठीक है, और आप उन्हें यदि रोक देते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आप हाथ बढ़ाकर स्पष्ट भाषा में मना कर सकते हैं। उन्होंने सहमति नहीं ली लेकिन आप फिर भी रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति ये कि वो सहमति लेते हैं, तो यदि आप सहमति देते हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भी आप सहमति के लिए मना कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप उनसे ना कह सकते हैं और ऐसी स्थिति में आप स्पष्ट रूप से उन्हें
हाथ बढ़ा करके मना कर सकते हैं। इसी संबंध में आपको गुड टच और बैड टच को समझना है बच्चों, कि कुछ स्पर्श अच्छे स्पर्श हैं, कुछ स्पर्श बुरे स्पर्श होते हैं। आप इन्हें पहले से भी जानते होंगे और अच्छे से आपको इन्हें समझना है। तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो हमारे बड़े हैं, जो हमें प्रेम करते हैं, यदि वो आपको गले लगा लेते हैं और आप अपनी इच्छा से गले लग रहे हैं तो वो बिल्कुल एक अच्छा स्पर्श होता है। हाथ मिला रहा है कोई आपसे तो उसमें भी समस्या नहीं है, ये एक अच्छा स्पर्श हो सकता है। अध्यापिका आपको शाबाशी देने के लिए आपके सिर पर हाथ रख रखी है, ये भी एक अच्छा स्पर्श है। ऐसा स्पर्श जो आपको खुश और सुरक्षित महसूस कराता है वो एक अच्छा स्पर्श में ही सम्मिलित होता है। बुरे स्पर्श कौन से हैं? ऐसा कोई भी स्पर्श जो आपको दर्द या पीड़ा पहुंचाए, ऐसा कोई भी स्पर्श जो आपसे कहा जाए कि आपको इसे छुपा के रखना है, आपको इसे राज रखना है, आपको इसे किसी को नहीं बताना है, या दूसरे द्वारा आपके निजी भागों को यानी प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, छूना भी एक बुरा स्पर्श है। इसके अलावा थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, पीटना, ये भी बुरा स्पर्श है। अब बच्चों यहाँ इस चित्र में आपको आपके शरीर के उन भागों को दिखाया गया है जिनको छूने पर बुरा स्पर्श है। तो लाल रंग से जो दिखाए गए भाग हैं, देखिए मुंह, छाती, कूल्हे और गुप्तांग, ये बुरे स्पर्श को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अगर आपको कोई छू रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं छूने देना है। उसके बाद अच्छे स्पर्श की बात करें तो हाथ पर यदि आपको कोई छू रहा है तो हम उसे स्वीकार कर सकते हैं अच्छे स्पर्श के रूप में। और असहज महसूस करने वाले स्पर्श को यहाँ नीले रंग से दिखाया गया है, जैसे कि जांघ, सर, चेहरा, गर्दन और कंधा, पेट और पैर। इसके लिए भी आप स्पष्टतः मना कर सकते हैं। आप किसी को भी अपनी मर्जी के बिना छूने का अधिकार नहीं देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि किशोर किशोरी के बीच हिंसा जो है वो किस किस प्रकार की हो सकती है, कैसा कैसा प्रचलन है। तो एक है स्वयं पर की जाने वाली हिंसा, यानी आप स्वयं ही अपने आप पर हिंसा कर रहे हैं, आप अपने आप को खुद को मार रहे, पीट रहे हैं, या आपने ब्लेड का उपयोग किया या किसी अन्य साधन का उपयोग करके अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हैं। सामूहिक हिंसा हो सकती है, घरेलू हिंसा हो सकती है, भावनात्मक हिंसा हो सकती है, मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा और शारीरिक हिंसा, ये सभी हिंसा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद इन सभी में से वास्तव में सबसे कॉमन या सबसे सामान्य देखा जाने वाला जो रूप है वो है शारीरिक हिंसा। इसमें मार, पिटाई, थप्पड़ मारना आदि शामिल होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, थप्पड़, घूसा, मुक्का मारना। और इसके अलावा अन्य रूप भी होते हैं हिंसा के, जैसे मौखिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। जो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ ये बच्चा सीधा सीधा दूसरे बच्चे को मार रहा है, जबकि यहाँ ये दो लड़कियाँ इस लड़की के लिए, इस बच्ची के लिए कुछ ऐसा कह रही हैं जो कि इसको कष्ट दे रहा है, इसको परेशान कर रहा है। तो ये मौखिक हिंसा में या भावनात्मक हिंसा में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद बच्चों कहाँ हिंसा हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हिंसा का सामना आपको करना पड़ सकता है? तो घर पर, कार्यस्थल यानी आपके लिए विद्यालय हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी सार्वजनिक या सामुदायिक स्थल पर भी आपको हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बात करें तो किशोर किशोरियों द्वारा यानी आप बच्चों द्वारा किस किस प्रकार की हिंसा सही जाती है, उसके सामान्य रूप क्या क्या हैं? तो सबसे बड़ा जो रूप है वो है बुलिंग। विद्यालयों में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे समूह बना लेते हैं, किसी एक बच्चे को या दो बच्चे को टारगेट कर लेते हैं और रोज़ लगभग उससे कुछ ऐसी बातें करते हैं, उसका मजाक या उपहास उड़ाते हैं, उसको मारते पीटते हैं। इसे ही हम बुलिंग कहते हैं। तो आपको अपने आप को इन सब से बचाना है। फिर स्कूल या घर में अनुशासन के नाम पर भी मारपीट की जाती है, इसे भी शारीरिक हिंसा में ही सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी बच्चे के माता पिता उससे कुछ करवाने के लिए या उससे कुछ इच्छा रखते हैं और फिर यदि बच्चा नहीं करता है तो मारपीट करते हैं, तो ये भी शारीरिक हिंसा का ही एक रूप है। इसके अतिरिक्त बुलिंग का एक खास प्रकार होता है साइबर बुलिंग। इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि कई सारे केसेस सोशल मीडिया के या किसी अन्य इंटरनेट माध्यम के थ्रू होते हैं, जहां बच्चे को कहीं फंसा दिया जाता है, उसके नाम से कोई अकाउंट बना दिया जाता है, उसकी फ़ोटो वगैरह रख ली जाती है या उसे अपने बातों के जाल में फंसा के उससे ऑनलाइन कुछ ठगी वगैरह की जाती है और उन सबको
हम साइबर बुलिंग के अंतर्गत ही रखते हैं। उसके बाद है हिंसा के और कई सारे रूप, जैसे कि लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी उत्पीड़न। और आप देखेंगे कि इनमें से अधिकतर जो उत्पीड़न है वो महिलाओं या बालिकाओं से संबंधित है। तो यहाँ आपको समझना है कि लिंग संबंधी जो हमारे विचार हैं वो बदलने ज़रूरी हैं हिंसा को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे राज्य राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं जो हिंसा के समय जो भी संकट उत्पन्न होता है उस समय आपको संरक्षण प्रदान कर सकती हैं। तो कई सेवाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, इनसे आप मदद ले सकते हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि RCCPCR, इनसे आप मदद ले सकते हैं। फिर है महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र यानी MSSK, यहाँ पर कुछ महिलाएं या बालिकाएं जिनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, तो वो वहाँ संपर्क कर सकती हैं। उसके बाद है अपराजिता हेल्पलाइन, चिराली फ्रेंड्स फॉरएवर नामक हेल्पलाइन, सक्षम जो कि लड़की के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बच्चियों को सजग बनाने के लिए, उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। उसके बाद है स्नेह आंगन, और फिर है एकीकृत बाल संरक्षण योजना। आप जैसे बच्चों को वास्तव में न्याय दिलाने के लिए या आपका संरक्षण करने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा आप पर न हो, और यदि हो रही है तो उसका निवारण किया जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसमें पहला जो कार्यक्रम है वो है किशोर न्याय कार्यक्रम। तो जिन भी किशोर बालकों को आवश्यकता है वो किशोर न्याय कार्यक्रम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनकी शिकायत का समाधान किया जाएगा, उन हेतु न्याय किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। बेघर बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, आप नाम से समझ रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए है जिनके पास अपना घर परिवार नहीं है। फिर है चाइल्ड लाइन सेवाएं, बहुत सारी चाइल्ड लाइन सेवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। उसके बाद है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी या कार, ये जो एजेंसी है ये अडॉप्शन के लिए यानी गोद लेने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए है। उसके बाद है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट यानी कि NCLP, यदि आपसे चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, बाल मजदूरी कराई जा रही है, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और ये आपको उससे निकाल लेंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा आज का भाग 4 था, किशोरों में चोट एवं हिंसा से संबंधित जानकारी, यहाँ पूर्ण होता है। और अब तक हमने इस मॉड्यूल के 4 भाग कर लिए हैं। अगला भाग यानी 5वां भाग हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।